गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे और ये आपको बताया था कि लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की जो 3 विशेषताएं जो बताई थी उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में बहुत ही विस्तार से जो है उसके बारे में आपको बताया था। और अब आपके राजनीतिक विकास में जो है अगला आपका टॉपिक आता है राजनीतिक विकास के अभिकरण, साधन या अभिकर्ता। तो देखिए, राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाने में किन जो है कारकों का महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है और वो कारक किस प्रकार से राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राजनीतिक विकास के जो प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं और राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाने में, उसे क्रियाशील रखने में उनका क्या योगदान है। तो देखिए, राजनीतिक विकास के अभिकरण जो है राजनीतिक विकास को क्रियाशील बनाने में, गतिशील बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और राजनीतिक विकास जो है उनके द्वारा जो है निरंतर गतिशील रहता है। तो अब हम देखते हैं राजनीतिक विकास के साधन, अभिकरण या अभिकर्ता। तो देखिए, राजनीतिक विकास के राजनीतिक विकास के अभिकरण, राजनीतिक विकास के अभिकरण, साधन, अभिकरण, साधन या अभिकर्ता। तो देखिए, अब हम राजनीतिक विकास के प्रमुख साधन क्या हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि राजनीतिक विकास के प्रमुख साधन क्या हैं। तो देखिए, राजनीतिक विकास के जो है प्रमुख साधन इस प्रकार से हैं। तो देखिए, राजनीतिक विकास के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। राजनीतिक विकास के प्रमुख साधन विकास के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। तो देखिए, राजनीतिक विकास के प्रमुख साधनों में पहला है क्रांतिकारी नेता। तो देखिए, पहला साधन है क्रांतिकारी नेता। क्रांतिकारी नेता। तो देखिए, राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये राजनीतिक विकास को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो क्रांतिकारी नेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो राजनीतिक विकास को जो है नेतृत्व करके उसे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि यदि कोई क्रांतिकारी नेता वास्तव में लोकनायक है तो उसका कार्य बहुत ही सरल हो जाता है और वो किस प्रकार से जो है अपनी बाध्यकारी शक्ति का जो है प्रयोग करना उसके लिए बहुत ही सरल हो पाता है। तो हम देखते हैं कि जो नेता हैं, जननायक हैं, लोकनायक हैं और जनता में जिनकी सीधी पैठ है, तो किस प्रकार से वो लोगों की सरलता से क्या करते हैं, अपने जो भी महत्वपूर्ण निर्णय या अपना जो भी महत्वपूर्ण प्रभाव जनता पर छोड़कर किस प्रकार से अपनी बातें मनवा लेते हैं। तो इस प्रकार क्रांतिकारी नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है राजनीतिक दल।
तो देखिए राजनीतिक दल जो है आधुनिक राष्ट्र राज्यों में हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राजनीतिक दल जो होते हैं किस प्रकार राजनीतिक विकास में सहायक होते हैं। तो देखिए वर्तमान में जो राष्ट्र राज्य हैं हम उनकी बात करते हैं, उनमें किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज होती है और वो किस प्रकार जो है राजनीतिक विकास में सहायक होती है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है इन दलों के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व का विकास होता है और शासक वर्ग के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास में जन भागीदारी का भी विकास जो होता है इनके माध्यम से होता है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट है वो है सैनिक शासन। तो देखिए सैनिक शासन, सैनिक शासन दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद में हम देखते हैं किस प्रकार से जो है सैनिक शासन जो है हमें कई देशों की राजनीतिक व्यवस्था में सैनिक शासन देखने को मिलता है और सैनिक शासन भी क्या है, वो भी जो है राजनीतिक विकास में सहायक है, क्योंकि सैनिक शासन के द्वारा किस प्रकार से हम देखते हैं कि बिल्कुल तानाशाही तरीके से और किस प्रकार से जो मिलिट्री जो होती है वो अपने आदेशों का पालन करवाती है और इस प्रकार हम देखते हैं कि सैनिक शासन भी है जो है राजनीतिक विकास में सहायक होता है क्योंकि शासक वर्ग जो है इसके माध्यम से हम देखते हैं कि सैनिक शासन ने जो है नागरिक प्रशासन में अभिजन वर्ग का सहयोग भी प्राप्त होता है और लेकिन हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास के लिए इस सैनिक शासन ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार की है और ये भी क्या है राजनीतिक विकास में सहायक है। अगला बिंदु है आधुनिक नौकरशाही। तो देखिए आधुनिक नौकरशाही का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक नौकरशाही, आधुनिक नौकरशाही तो देखिए आधुनिक नौकरशाही से हमारा मतलब वर्तमान में ऐसा सेवी वर्ग और कर्मचारी वर्ग है जो बहुत ही कुशल योग्यता लिए होता है और योग्यता के आधार पर ही उसका जो होता है चयन होता है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में जो प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखते हैं किस प्रकार से कुशल कर्मचारी के द्वारा प्रबंधन बहुत ही सफल रूप से संचालित होता है और इसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास में आधुनिक नौकरशाही भी बहुत ही जो है सहयोगी है क्योंकि आधुनिक नौकरशाही के द्वारा हम देखते हैं कि प्रशासन में किस प्रकार तालमेल सामंजस्य बैठता है और प्रशासन में योग्य और कुशल जो कर्मचारी होते हैं वो प्रशासनिक कार्यों को बहुत कुशलता पूर्वक संचालित करते हैं। तो इस प्रकार आधुनिक नौकरशाही भी क्या है राजनीतिक विकास में सहायक है। अगला है राष्ट्रीयता की भावना। तो देखिए राष्ट्रीयता की भावना होने से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। तो राष्ट्रीयता की भावना भी बहुत ही जरूरी है और राष्ट्रीयता की भावना के कारण हम देखते हैं कि वर्तमान में स्थापित राष्ट्रीय राज्यों का जो कार्य है वो बहुत ही अत्यंत सरल हो जाता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भावना के परिणाम स्वरूप परंपरागत व्यवस्थाओं के प्रति परंपरागत जो है भक्ति निष्ठा कमजोर होती है और संपूर्ण राष्ट्र के प्रति भक्ति
व निष्ठा का विकास होता है। तो देखिए, राष्ट्रीयता की भावना के कारण संपूर्ण राष्ट्रीय हित, संपूर्ण राष्ट्रीय हित के बारे में संपूर्ण राष्ट्रीय हित के बारे में संपूर्ण राष्ट्र के प्रति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति निष्ठा, संपूर्ण राष्ट्र के प्रति निष्ठा व भक्ति का विकास होता है। भक्ति का विकास होता है। तो देखिए, इस प्रकार भक्ति का विकास होता है। तो देखिए, इस प्रकार से राजनीतिक विकास में राष्ट्रीयता की भावना भी बहुत ही सहायक है। और किस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र के प्रति जो है निष्ठा व भक्ति का विकास हम देखते हैं किस प्रकार से जो होता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण राष्ट्रीय हित के बारे में व्यक्ति सोचता है और संकीर्ण और क्षुद्र जो भी घटनाएं अर्थात जो भी हित होते हैं, संकीर्ण स्वार्थ हित जो होते हैं, उसके स्थान पर व्यक्ति राष्ट्रीय हित के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना भी जो है किस प्रकार से राजनीतिक विकास में सहायक है। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा जन भागीदारी। तो देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा जन भागीदारी तथा जन भागीदारी। तो देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी राजनीतिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये राजनीतिक विकास में पूर्णतः सहायक होता है। और किस प्रकार जन भागीदारी सुनिश्चित होती है, लोग जो है किस प्रकार जो है इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी जो है निभाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है स्थानीय संस्थाओं का जो स्थापना होती है और राजनीति में जन भागीदारी में स्वतः ही वृद्धि होती है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है राजनीतिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और इसके द्वारा जो है किस प्रकार से लोग जो होते हैं सक्रिय होकर अपना किस प्रकार जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय सत्ता में जन भागीदारी भी जो है राजनीतिक विकास का एक श्रेष्ठ साधन है। तो पश्चिम की विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम देखते हैं जन भागीदारी पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित होती है, लेकिन हम देखते हैं विकासशील देशों में जन भागीदारी हमें इतनी जो है बिल्कुल सशक्त रूप में देखने को नहीं मिलती है जितनी कि पश्चिम के विकसित देशों में हमें देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि पश्चिम के विकसित देशों की तरह ही विकासशील देशों में भी जो है जन भागीदारी सुनिश्चित हो। इसलिए राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हमने की कि किस प्रकार से स्थानीय स्तर पर भी स्थानीय संस्थाएं जो होती हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि विकेंद्रीकृत जो है व्यवस्था को अपनाया गया है ताकि स्थानीय स्तर की जो समस्या है वो स्थानीय स्तर पर भी उनका समाधान हो सके और जो व्यक्ति जो होते हैं नागरिक हैं किस प्रकार से जो है वो केंद्र से लेकर जो है राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो है पूरी तरह से जो है अपनी भागीदारी जो है जन भागीदारी राजनीतिक जो है उसमें
राजनीतिक सत्ता में अपनी जन भागीदारी जो है सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार हम स्थानीय संस्थाओं में भी विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक सत्ता जो है उसका विकेंद्रीकृत स्वरूप हमें देखने को मिलता है वर्तमान में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। और हम देखते हैं कि उनमें किस प्रकार जो है राजनीतिक सत्ता जो है जन भागीदारी हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार जो है लोग जो है राजनीतिक जो भी जैसे मान लो प्रक्रियाएं हैं उनमें अधिक से अधिक भाग लेकर अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से राजनीतिक विकास में जो है ये निम्नलिखित साधन हैं जो कि इसके विकास में सहायक हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास के ये प्रमुख साधन हैं जिनके द्वारा राजनीतिक विकास में हमें अभिवृद्धि देखने को मिलती है और ये प्रमुख साधन जो हैं वो राजनीतिक विकास के हैं। और हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास की जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास की क्या क्या समस्याएं हैं। तो देखिए राजनीतिक विकास की समस्याएं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी कि राजनीतिक विकास की प्रमुख समस्याएं क्या है। देखिए राजनीतिक विकास की समस्याएं, तो देखिए हम पश्चिमी यूरोप के देशों में देखते हैं कि वहां पर राजनीतिक विकास की जो समस्याएं हैं वो इतनी पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को नहीं मिलती क्योंकि वहां पर राजनीतिक विकास का जो प्रारूप है वो हम देखते हैं कि उच्च स्तर पर वहां पर हमें राजनीतिक विकास देखने को मिलता है। लेकिन जो विकासशील देश हैं उनमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हमें पर्याप्त मात्रा में राजनीतिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि पश्चिमी देशों की तुलना में, पश्चिम के विकसित देशों की तुलना में जो विकासशील देश हैं उनमें हमें जो है राजनीतिक समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि वहां पर राजनीतिक विकास जो है उच्च स्तर पर जो है हमें स्थापित नहीं मिलता है। इस कारण से हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास की समस्याएं जो है पश्चिम यूरोप के देशों की तुलना में जो विकासशील देश हैं उनमें हमें अधिक देखने को मिलती हैं। तो देखिए इन समस्याओं के बारे में हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से जो है राजनीतिक समस्याएं जो है हमें देखने को मिलती है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि विकासशील देशों में जो है राजनीतिक विकास में हमें किस प्रकार से ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि विकासशील देशों की राजनीतिक विकास से विकासशील देशों की, तो देखिए इस प्रकार पश्चिम के विकसित देशों में हमें राजनीतिक विकास उच्च स्तर पर
राजनीतिक विकास उच्च स्तर पर देखने को मिलता है, उच्च स्तर पर देखने को मिलता है, जबकि विकासशील देशों में जबकि विकासशील जबकि विकासशील देशों में जबकि विकासशील देशों में विकासशील देश जो है राजनीतिक विकास के जबकि विकासशील देश जबकि विकासशील देश राजनीतिक विकास के उच्च स्तर के लिए राजनीतिक विकास के उच्च स्तर के लिए प्रयत्नशील है, उच्च स्तर के लिए प्रयत्नशील है। तो देखिए राजनीतिक विकास की जो समस्याएं हैं वो विकासशील देशों में देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि विकासशील देशों की राजनीतिक विकास से संबंधित विकासशील देशों की राजनीतिक विकास से संबंधित विकासशील देशों की राजनीतिक विकास से संबंधित प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि इस प्रकार विकासशील देशों में हमें राजनीतिक विकास की जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, पहला पॉइंट है कि अधिकांश विकासशील देशों में हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास की अधिकांश विकासशील देशों में यह गंभीर समस्या है, कि उनके अभिजन वर्ग में राजनीतिक विकास उनके अभिजन वर्ग में राजनीतिक विकास के ढांचे के बारे में आम सहमति नहीं है। ढांचे के बारे में आम सहमति नहीं है। तो देखिए पहली समस्या है विकासशील देशों में अभिजन वर्ग में राजनीतिक विकास के ढांचे के बारे में आम सहमति नहीं मिलती है। तो अभिजन वर्ग एकमत नहीं है राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे के बारे में। अगली जो समस्या है वो यह है कि तो देखिए विकासशील देशों में पृथकतावादी और क्षेत्रवादी आंदोलन चलते रहते हैं। तो देखिए विकासशील देशों में पृथकतावादी
तथा क्षेत्रीयतावादी आंदोलन पृथकतावादी तथा क्षेत्रवादी, देखिए क्षेत्रीयतावादी नहीं क्षेत्रवादी है, ये क्षेत्रवादी आंदोलन चलते रहते हैं और उनमें हम देखते हैं किस प्रकार से जो है धार्मिक स्वरूप भी उनका देखने को मिलता है हमें, किस प्रकार से जो है इनमें धार्मिक और नस्ली समूहों में हिंसात्मक दंगे होते हैं। तो ये पृथकतावादी और क्षेत्रवादी आंदोलन हमें विकासशील देशों में देखने को मिलता है, जिससे ये नस्लीय और धार्मिक उन्माद के रूप में जो होते हैं हिंसक आंदोलन में ये बदल जाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है इसमें आंतरिक सुरक्षा पर होने वाले व्यय में क्षेत्रीयतावादी आंदोलन होते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा में होने वाले व्यय पर वृद्धि होती है। आंतरिक सुरक्षा पर होने वाले व्यय पर वृद्धि होती है, होने वाले व्यय में वृद्धि होती है तथा नागरिक अधिकारों पर होने वाले व्यय में वृद्धि होती है तथा नागरिक अधिकारों पर होने वाले प्रतिबंधों में भी नागरिक अधिकारों पर होने वाले प्रतिबंधों में भी वृद्धि हुई है। तो देखिए इस प्रकार विकासशील देशों में जो पृथकतावादी क्षेत्रवादी आंदोलन होते हैं, जिनमें किस प्रकार से धार्मिक उन्माद होता है और उनका स्वरूप हमें हिंसक दिखाई देता है, नस्लीय जातीय दंगे होते हैं और किस प्रकार जो है आंतरिक सुरक्षा में होने वाले खर्च में हमें वहां पर वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न देश के सामने उपस्थित हो जाता है। और इस प्रकार जो है देश में इन दंगों के जो है प्रतिकार के रूप में राष्ट्र जो है बहुत बड़ा व्यय करता है। और इसी प्रकार नागरिक अधिकारों पर होने वाले प्रतिबंध, नागरिक अधिकार जो होते हैं वही व्यक्तियों को सुरक्षित नहीं होते हैं, उन पर भी जो है प्रतिबंध हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंधों में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो देखिए अगला पॉइंट है विकासशील देशों की अगली समस्या हम देखते हैं। अगली समस्या है अगली समस्या है विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं, विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं साधनहीन है
विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं साधनहीन है और इनकी कार्यकुशलता साधनहीन है एवं इनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता भी सीमित है। इनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता भी सीमित है। देखिए, हम देखते हैं विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं इतनी साधन संपन्न नहीं है जितनी कि विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्था में साधन संपन्न देखने को मिलती है, और इनमें हम देखते हैं कि कार्यकुशलता एवं क्षमता भी सीमित है, क्योंकि साधनों के अभाव में प्रशासनिक कार्यकुशलता इतनी उच्च स्तर की नहीं हो पाती है जितनी कि हमें जो है विकसित देशों में देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं अगली समस्या। हम ये देखते हैं कि अगली समस्या में हम राजनीतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार में वृद्धि देखते हैं कि राजनीतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार में वृद्धि अनेक विकासशील देशों में राजनीतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार में अत्यंत वृद्धि देखने को मिलती है। देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास की ये जो समस्याएं हैं विकासशील देशों में हमें दिखाई देती हैं, और इस प्रकार जो है इन समस्याओं को जो है किस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है बहुत ही व्यापक है, और इसमें हम देखते हैं कि इन समस्याओं से विकासशील देश जो है साधनहीनता के कारण इन समस्याओं से जूझते हैं, और जो है किस प्रकार जो है वो एक विकसित देश के जो है उच्च स्तरीय राजनीतिक विकास की विशेषताओं के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, और उसके लिए हमेशा वो सदैव प्रयत्नशील रहते हैं।